फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 2 प्रे का एक मैसेज है जो इसमें बार बार दिखाया जाता है। नॉलेज कम्स एट ए कॉस्ट, यानी कि हर जानकारी की कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है और यहाँ ये कीमत लोगों की जिंदगी होती है। आज हम फुल ब्रेक डाउन करेंगे फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 2 का हर एक सीन, हर एक हिडन डिटेल और वो थ्योरीज जो अब तक की कोई क्लियरली डिस्कस नहीं कर रहा। तो वीडियो को एंड तक रहना, क्योंकि लास्ट में हम थ्योरीज पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सीजन 4 के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन करेंगे। जिनको सिर्फ थ्योरीज वाला पार्ट देखना है वो सीधा स्क्रीन पर दिखाए जा रहे टाइम स्टैम्प पर चले जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड रात के एक सीन से शुरू होता है। केनी उठता है और देखता है कि सोफिया घर से बाहर है, रात के अंधेरे में अकेली रो रही है। केनी भागता है बाहर, उसे अंदर खींचता है और लाउडली उसे बोलता है कि कोई भी रात में बाहर नहीं जाता है, कभी भी नहीं, क्योंकि बाहर वो मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर सवाल आता है, सोफिया जो एक्चुअली मैन इन येलो है, रात में बाहर गई क्यों? एक ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन तो यह है कि वो केनी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। रात के क्रिएचर्स बाहर है, केनी बाहर आता, क्रिएचर्स उसे मारते, प्रॉब्लम सोल्व। पर यहाँ ये थ्योरी फिट नहीं बैठती, क्योंकि अगर केनी को मारना ही होता तो खुद कब का उसको मार चुका होता। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने फादर की डेथ पर सिंपैथी ले सके। सोफिया AKA मैन इन येलो की साइकोलॉजी समझो। मैन इन येलो एक स्टोरी टेलर है। उसने खुद कहा था कि वो स्लो बर्न चाहता है, एक क्विक डेथ नहीं। धीरे धीरे सबको तोड़ देना चाहता है, उसे इसी में मजा आता है। और यहाँ देखने से ऐसा भी लगता है कि शायद ये बाकी क्रिएचर्स मैन इन येलो के बारे में नहीं जानते, तभी वो उसे और केनी को मारने आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो मैन इन येलो की रियल फॉर्म पर कैसे रिएक्ट करेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो ये सब जानते हैं मैन इन येलो के बारे में, वो बस प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि केनी को शक ना हो। सुबह होती है और बॉयड नोटिस करता है एक बैग टाउन के स्क्वायर मोटल साइन पे लटका हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। तेबिता देखती है और इमीडिएटली एज्यूम करती है कि बैग में जिम हो सकता है, और वो जूली और इथन को वहाँ से फार्म पर जाने के लिए बोल देती है। बॉयड और जेड बैग उतारने लगते हैं। तेबिता खुद उसे खोलती है। अंदर जिम नहीं, बकरे का कटा हुआ सिर होता है। एक पल के लिए लगता है कि जिम सेफ है, पर तभी जूली की चीखने की आवाज आती है बाहर से। वहाँ जिम की बॉडी को उल्टा लटकाया हुआ था और वॉल्स पे लिखा था नॉलेज कम्स एट ए कॉस्ट। यार ये सीन टेक्निकली बहुत ब्रूटल था। सोचो, ये पूरा सीक्वेंस काफी कैलकुलेटेड था। बैग में बकरे का सर ताकि होप जागे कि जिम सेफ है, फिर किड्स को दूर भेजा गया और अंदर से रिवील जिम की बॉडी बार्न में। उसके बच्चों ने सबसे पहले उसकी लाश देखी। ये मैन इन येलो का प्लान था ताकि उसकी डैमेज्ड बॉडी सबसे पहले उसके बच्चे ही देखे। उसको ऐसे तड़पाने में ही ज्यादा मजा आता है। किसी को भी इमोशनली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक परफेक्ट सेटअप था। इस एपिसोड में दो लोगों के फादर की डेथ दिखाई गई है। एक की फैमिली सच में दुखी है और वो रो रहे हैं, और दूसरा रोने की एक्टिंग कर रही है। बॉयड एल्जिन को वार्निंग देता है कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर तेरे थ्रू किसी को भी पता चला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बॉयड जेड से पूछता है कि नॉलेज कम्स एट ए कॉस्ट का मतलब क्या है। जेड उसे अपने रूम में ले जाता है और वहाँ एक फुल थ्योरी बोर्ड, मैप्स, ड्राइंग, कनेक्शन, सब कुछ जो जेड ने अब तक डिस्कवर किया था, सब कुछ बॉयड को दिखाता है और अपनी थ्योरी के बारे में भी समझाने लगता है। जेड अपनी रिइंकार्नेशन वाली थ्योरी प्रेजेंट करता है कि टाउन एक टाइम लूप है, एक ही कहानी बार बार होती है, फेसेस बदलते हैं, रीइंकार्नेशन होता है, पर नैरेटिव सेम रहता है। और क्योंकि तेबिता और जेड ने इस नैरेटिव में अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली, इसलिए जिम को मार दिया गया, क्योंकि इस नॉलेज की कॉस्ट जिम की लाइफ से चुकानी पड़ी। बॉयड एग्री करता है और उसे और ज्यादा कोशिश करने को बोलता है। फिर एकोस्टा को दिखाया जाता है। वो एक एम्बुलेंस लेकर सर्कल मारने लगती है रोड पर, यहाँ से निकलने की कोशिश में। बॉयड स्पाइक स्ट्रैप लगवाता है, एम्बुलेंस रोक दी जाती है और एकोस्टा को अरेस्ट कर लिया जाता है। यार ये बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है। जब भी इसे देखता हूँ मुझे गुस्सा हो रहता है भाई। इसको लगता है कि यही जीनियस है, बाकी सब तो चूतिए है। जूली अपने फादर को स्टोरी वॉक के थ्रू बचाना चाहती है। अब मेरे जैसे मेरे कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि स्टोरी वॉकिंग क्या है। तो भाई लोग, इस सीरीज में एक कॉन्सेप्ट है स्टोरी वॉक का, जिसके थ्रू जूली स्टोरी में पास वाले हिस्से में ट्रेवल कर सकती है। आप इसे कुछ हद तक टाइम ट्रेवल की तरह समझ सकते हो, पर यहाँ फर्क ये है कि जूली पास्ट में जाके कुछ बदल नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। और अभी तक जूली को अपनी इस स्टोरी वॉक वाली पावर पर कंट्रोल नहीं है, तो वो अपने मन से चूज करके स्टोरी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में नहीं जा सकती। उसने रेंडल से बोला कि ड्यून्स में मेरे साथ आओ, क्योंकि वहाँ से ही वो स्टोरी वॉक कर सकती है। रेंडल पहले खुद आर्क से गुजरा, कुछ नहीं हुआ उसे। इससे कंफर्म हुआ कि ये पावर सिर्फ जूली के पास है। फिर जूली ने आर्क में कदम रखा
और वो पहुंच गई उस रात के जंगल में सीजन 1 का एक सीन में। क्रिएचर्स आरवी की तरफ जा रहे हैं जिसमें उसकी फैमिली पहली बार आई थी। जिम, बॉयड और डोना तीनों आते। जूली ने जिम को पुकारा, उसके पास जाने की कोशिश की। ये सीन देखने बाद समझ आता है कि सीजन 1 में जूली की आवाज बाहर से कैसे आई, और हमने अब तक जूली को बस पास्ट में जाते हुए देखा है। ये रिवील नहीं हुआ है कि वो फ्यूचर में जा सकती है या नहीं। अब आता है इस एपिसोड का सबसे मिस्टीरियस पार्ट। ईथन आरवी में जाता है रेडियो लेने, और वहाँ बाहर जिम बैठा हुआ दिखता है। ईथन भागता है उसकी तरफ और जिम उसे हक करता है। रियल हक, फिजिकल, गोस्ट नहीं, कुछ और नहीं, वो वहाँ मौजूद था उस टाइम पर, उसी वक्त फिजिकली। जिम ईथन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मोम और सिस्टर का ध्यान रखना होगा, और फिर उसे वो एक टास्क देता है, फाइंड द लेक ऑफ टीयर्स। ईथन ने पूछा कि हम साथ में क्यों नहीं ढूंढ सकते। तभी तबीता वहाँ आ जाती है और जिम गायब हो जाता है वहाँ से। ईथन तबीता को बोलता है कि जिम अभी अभी यहाँ था, पर तबीता उसकी बात पर बिलीव नहीं करती है। उसे लग रहा था कि ये शायद उसका हेलुसिनेशन था, उसने जो ट्रॉमा फेस किया है उसकी वजह से। जिम जब ईथन को लेक ऑफ टीयर्स के बारे में बता रहा था, तब वो बार बार इधर उधर देख रहा होता है, जैसे उसे पता था कि वहाँ कोई ना कोई आने वाला है। अब इसके बारे में तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि ये जिम वाला चक्कर क्या है। मरने के बाद आखिरकार ये आया कैसे, क्या ये सच में जिम था या यहाँ की कोई एंटिटी थी या फिर मैन इन येलो था। आपके पास इसको लेकर कोई थ्योरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। तो गाइज, ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे हम कुछ थ्योरीज के बारे में। थ्योरी 1, लेक ऑफ टीयर्स क्या है। जिम ने ईथन को उस लेक के बारे में बताया जो ईथन ने अपने ड्रीम्स में देखा था जब वो पहली बार यहाँ आए थे और ईथन बेहोश पड़ा था। ग्रीक माइथोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक लेक्स हैं जो मोर्टल रियलम और परगेटरी के बीच पोर्टल का काम करती है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फ्रोम का ये टाउन एक परगेटरी है, और अगर लेक ऑफ टीयर्स एक पोर्टल है तो लेक ऑफ टीयर्स एक एस्केप रूट हो सकता है यहाँ से निकलने का। थ्योरी 2, जिम का गोस्ट कौन था। यार ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। जिम फिजिकली डेड है, पर जो ईथन से मिला वो फिजिकल था, हग रियल था। तो क्या जिम स्पिरिट रियलम से एग्जिस्ट कर रहा है टाउन के अंदर, या ये कोई और एंटिटी है जो जिम का रूप लेकर आई है। मैन इन येलो इस टाउन को कंट्रोल करता है और वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। एक डार्क थ्योरी ये है कि मैन इन येलो ने ही जिम का रूप लिया ईथन के पास, और लेक ऑफ टीयर्स ढूंढना एक्चुअली ईथन को किसी ट्रैप में ले जाने की शुरुआत थी। तो एक थ्योरी ये है कि फ्रोम के इस टाउन में एक वक्त पर सिर्फ 47 लोग ही रह सकते हैं, जो एक्चुअली मुझे इस भाई के थ्रू पता चला, और सच में ये थ्योरी पूरी की पूरी सेंस बना रही है, और विक्टर ये बात जानता भी है। जब एपिसोड 1 में सोफिया और उसका बाप आता है तब विक्टर वहाँ लोगों की काउंटिंग करने लगता है, क्योंकि उस वक्त 49 लोग हो गए थे। तब उसे पता चल जाता है कि 2 लोग मरने वाला है, इसलिए वो अपने डैड को खुद के रूम में शिफ्ट करवा देता है ताकि कुछ हो तो वो उन्हें बचा सके। और याद करो, जब वो क्रिएचर्स कॉलोनी हाउस में घुस जाते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, तब वहाँ एक पूरी की पूरी लोगों से भरी हुई बस आ जाती है ताकि वापस पॉपुलेशन 47 हो जाए। थ्योरी 4, ईथन ही मैन इन येलो है। अब ये थ्योरी इस तरह है कि ईथन ही आगे चलकर मैन इन येलो बनेगा, जिसका कुछ न कुछ कनेक्शन उस लेक ऑफ टीयर्स से हो सकता है। इसलिए जिम के फॉर्म में यहाँ कुछ और एंटिटी या खुद मैन इन येलो है, ताकि वो ईथन को उस लेक तक जाने के लिए मैनिपुलेट कर सके, ताकि फिर ईथन आगे चलकर मैन इन येलो बने और ये सर्कल ऐसा ही चलता रहे। और इसीलिए जूली ही पास्ट में स्टोरी वॉक करके सारा को ईथन को मारने के लिए मैनिपुलेट करती है, ताकि वो ईथन को मार दे, जिससे कि आगे चलकर वो मैन इन येलो बनकर जिम को ना मार पाए। तो प्रैक्टिकली एपिसोड 3 खत्म होने के बाद भी हमें कुछ खास पता नहीं कि चल क्या रहा है, और फिर से हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक और हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन और कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। जिनको सिर्फ थ्योरीज वाला पार्ट देखना है वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं, और जिनको पूरा वीडियो देखना है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हो, वेलकम यार, आप सही जगह आए हो, और जो लोग पहले से साथ में सिर्फ 18 ही है, वो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का नाम है मेरली वी गो। ये एक फेमस नर्सरी राइम का पार्ट है, और ये फ्रॉम के लिए एक परफेक्ट टाइटल है। एक सर्कुलर सॉन्ग जो रिपीट होता रहता है, जो खत्म नहीं होता, और अब तक 7 लूप सक्सेसफुली रीसेट हो चुके हैं। यही इस टाउन का नेचर है, एक लूप जो हर बार रिपीट होता है, और हर बार जब लोग सच के ज्यादा पास आ जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन करने से पहले एपिसोड 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिनसे कि सब लोग एक लेवल पर आ जाए। सीजन 4 की स्टार्टिंग में मैन इन येलो सोफिया बनकर आया था टाउन में, जिसने अपने बाप को मारा। एपिसोड 2 में जिम की बॉडी बाहन में मिली थी उल्टी लटकी हुई। ये मैन इन येलो का काम था, क्योंकि जिम, तबीता और जेड टाउन के सीक्रेट्स के ज्यादा पास पहुंच रहे थे। और लास्ट सीन में ईथन को जिम दिखता है
जो उसे लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए बोलता है। और मैं इस एपिसोड में बार बार सोफिया और मैन इन येलो को ऐसे अलग अलग मेंशन नहीं करूंगा, तो जब मैं सोफिया की बात करूँ तो समझ जाना कि मैं मैन इन येलो की बात कर रहा हूँ। तो अब एपिसोड 3 से शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है कॉलोनी हाउस में। फातिमा और एल्जिन उस इवेंट के बाद पहली बार बात करते हैं। फातिमा एल्जिन को बोलते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये जगह ही ऐसी है। बॉयड को उसकी वाइफ का एक नाइटमेयर आता है जिसको बॉयड ने खुद मारा था। उसके बाद वो अकोस्टा के पास जाता है उससे बात करने, क्योंकि बॉयड को डर था कि अकोस्टा भी वही करने वाली है जो एबी ने किया था। एबी ने भी पागल होकर यहाँ के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण बॉयड ने उसको गोली मार दी थी। और इसलिए बॉयड नहीं चाहता कि अकोस्टा भी कुछ ऐसा करे जिससे कि यहाँ के लोगों की जान खतरे में आए। बॉयड अकोस्टा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अकोस्टा कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं कंट्रोल में नहीं थी। और फिर वो बोलती है कि इस टाउन में जो भी एस्केप करने की कोशिश करता है वो मर जाता है, तो मैं बस उस पार्ट को जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। वो बॉयड से एक गोली मांगती है सुसाइड करने के लिए। और बॉयड जो खुद पहले से मोरली कॉम्प्रोमाइज चॉइसेस कर रहा है, अब एक और बर्डन कैरी कर रहा है, एक ऐसे इंसान को जीने की वजह ढूंढने में मदद करना, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ जीने की कोई गारंटी नहीं है। बाद में सोफिया को दिखाया जाता है वो अपने फादर की डेड बॉडी में से उसका एक दांत तोड़ लेती है। शायद वो जिन जिन को मारता है उनका कुछ न कुछ चीजें अपने पास रख लेता है एक कलेक्शन के रूप में। टाउन में एक डबल फ्यूनरल हो रहा होता है, जिम और सोफिया के फादर का। बॉडी फ्यूनरल शुरू करता है और अचानक वहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ होता है। वे सिर्फ तब दिखते थे जब लोग पहली बार यहाँ आते थे और उन्हें वो पेड़ सड़क पर पड़ा हुआ दिखता था। सभी डर जाते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल था उस टाउन में। सोफिया इस फ्यूनरल में बैठकर क्वाइटली सेटिस्फाइड फील कर रही है, और ये कौवे उसकी प्रेजेंस के कारण है या इसका कुछ और रीजन है, ये तो अभी क्लियर नहीं है। ये भी हो सकता है कि इन कौवों का दिखना इस बात की ओर इशारा करता है कि वो अब इस टाउन से निकलने के बहुत करीब है, क्योंकि जब ये लोग यहाँ आए थे तब भी इन्हें ये कौवे दिखे थे, और अब ये यहाँ से निकलने के काफी करीब है, इसलिए अब इन्हें वो वापस दिख रहे हैं। उसके बाद डाइनर वाला सीन दिखाया जाता है। सोफिया केनी से टाउन के बारे में पूछ रही होती है, और वो ये भी बोलती है कि मैथ्यूज फैमिली के आने के बाद यहाँ बुरी चीजें होने लगी है। मैन इन येलो लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने पिछले एपिसोड में ही कहा था कि यही टाइम है जब लोग एक दूसरे को तोड़ने लगते हैं। सोफिया जूली से भी यही कहती है, और जूली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वहीं जूली अपने फादर को बचाने के लिए स्टोरी वॉकिंग वाली पावर्स पर कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो अपने टूटे हुए घर में जाती है ईथन की बुक्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि ईथन ने ही जूली को स्टोरी वॉकिंग के बारे में बताया था। तो उन बुक्स को ढूंढती है कि शायद उनमें कुछ ऐसी जानकारी या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सके। रेंडल भी उसके साथ ही होता है। जेड भी मेडिटेशन के थ्रू कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। ईथन भी लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए विक्टर के पास जाता है। फिर विक्टर और ईथन उस लेक के पास जाते हैं जहाँ फातिमा और एलिस पहले जाते थे। जेड भी वहाँ होता है। फिर जेड, ईथन और विक्टर मिलकर लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने लगते हैं। साइड बाय साइड तेबिता और विक्टर के फादर को भी दिखाया जाता है। तेबिता उस ट्री के थ्रू वापस लाइट हाउस को ढूंढना चाहती है, क्योंकि वही एक रास्ता है इस टाउन से बाहर जाने का, पर उस ट्री के थ्रू जाना बहुत रिस्की होता है, इसलिए विक्टर का फादर उसे रोकता है जाने से। इसके बाद इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट आता है। जब जेड, ईथन और विक्टर लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें मैन इन येलो की वो येलो वाली जैकेट दिखती है, और उस जैकेट के देखते ही विक्टर इतना ज्यादा डर जाता है कि लिटरली वो अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। इससे तो साफ पता चलता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक किया था मैन इन येलो ने विक्टर के साथ, जिसकी वजह से वो इसको देखकर इतना ज्यादा डर जाता है। बेचारा विक्टर, बचपन से पता नहीं उसने क्या क्या झेला है इस जगह पर, और ऐसी जगह पर बिना माँ बाप के या बिना कोई इमोशनल सपोर्ट के बड़ा होना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि उसकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। स्कॉट मैककॉर्ड जो विक्टर प्ले करता है, इस सीन में इतना कुछ डिलीवर करता है बिना किसी डायलॉग के। 11 सालों का अंदर दबा हुआ वो ट्रॉमा एक सेकंड में सरफेस पर आ जाता है। विक्टर समझता था कि मैन इन येलो शायद उसका वहम था, पर ये जैकेट देख के वो समझ जाता है कि मैन इन येलो रियल है, वो इमेजिनरी नहीं है, और वो अभी भी यहाँ है इस टाउन में किसी न किसी के रूप में। पर क्या विक्टर जानता है कि वो सोफिया है? शायद नहीं, पर अब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। दूसरी ओर फातिमा और एल्जिन को भी दिखाया जाता है। ये दोनों कॉलोनी हाउस के अंदर गड्ढा खोद रहे हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं और इनका क्या प्लान है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या फिर से ये जगह इन दोनों के दिमाग के साथ खेल रही है? Who knows? तेबिता को फिर से वो व्हाइट बॉय दिखता है, पर इस बार वो काफी अलग दिख रहा होता है। वो तेबिता को बोलता है कि तुम सही जा रही हो, पर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा है, और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और बॉयड जब एबी की ग्रेव पर जाता है तो वो उसकी मरी हुई वाइफ उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगती है। अब ये बॉयड का हेलुसिनेशन है या रियल है क्या पता, पर मेरा तो ये सीन देख के एक ही रिएक्शन था, व्हाट द फक। इस शो में कभी भी कुछ भी हो रहा है और पता किसी को नहीं कि चल क्या रहा है, ना देखने वालों को ना शो वालों को। तो ये था इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। अब कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं।
थ्योरी 1 लैक ऑफ टीयर्स इज द एग्जिट। सीजन 1 में जब आरवी क्रैश हुआ था तब ईथन ने एक ड्रीम देखा था लैक ऑफ टीयर्स का। सबने सोचा था कि ये बस एक बच्चे का डर था, पर राइटर्स ने इसे भूलने नहीं दिया। अब जिम का गोस्ट ईथन को डायरेक्टली बोल रहा है फाइंड द लैक ऑफ टीयर्स। इसका नाम सुनो, लैक ऑफ टीयर्स। आंसर नहीं, एग्जिट नहीं, सिर्फ टीयर्स मतलब आंसू, मतलब ग्रिप, मतलब दर्द, रोना। ये सब टाउन की ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। थ्योरी ये है कि ये लेक एक थ्रेशोल्ड है जहां एक्यूमुलेटेड ग्रिप एक करेंसी बन जाती है। तो यही जगह है जहां ये साइकिल रीसेट होगी या हमेशा के लिए टूट जाएगी। दूसरी थ्योरी है तैबिता और मिस्टीरियस ट्री के बारे में। जब तैबिता और हेनरी उस ट्री के पास पहुंचते हैं तो वो व्हाइट बॉय सडनली अपीयर होता है, पर इस बार वो ओल्डर दिख रहा होता है। तैबिता ने सीधा पूछा, क्या यह ट्री मुझे उस लाइट हाउस तक ले जाएगा? बॉय इन व्हाइट का जवाब था, आई डोंट थिंक सो, द रूल्स हैव चेंज्ड। यानी उसे अब नहीं लगता कि ये ट्री उसे उस लाइट हाउस तक लेकर जा पाएगा, क्योंकि अब नियम बदल चुके हैं। थ्योरी ये है कि जिसने भी ट्री और लाइट हाउस के बीच वो पाथवे बनाया था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तैबिता इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। तो अब सिस्टम खुद को एडजस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट। इस टाउन में दो तरह की एनर्जीज है, एक अच्छी और एक बुरी। और जो अच्छी एनर्जीज है वही इनको इस टाउन से बाहर निकलने के लिए गाइड कर रही है। वो बॉय इन व्हाइट भी उनमें से एक है। वहीं दूसरी ओर है बुरी एनर्जीज, जैसे मैन इन येलो है। तो लोग सच के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं तो मैन इन येलो सबको मारकर साइकिल को रीसेट कर देता है। तो यहाँ कंटिन्यूसली दो एनर्जीज के बीच टक्कर चल रही है और अब तक 7 साइकिल्स रीसेट हो चुकी है, यानी अब तक तो बुराई जीतती हुई आ रही है। अब इस वाली साइकिल में वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं इससे बाहर निकलने में, वो हमको आगे के एपिसोड्स में और सीजन 5 में पता चलेगा। तीसरी थ्योरी है जूली के बारे में, और ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है पूरे सीजन का। जूली सिर्फ पास्ट देख नहीं रही, वो फिजिकली उस मूवमेंट में एंटर कर रही है। अगर ये टाउन एक स्टोरी की तरह स्ट्रक्चर्ड है, जैसे सीजन 4 के एपिसोड 1 में हिंट किया गया था, जैसा ईथन ने बताया था, तो बाकी सब लोग उस स्टोरी के रीडर्स है। पर जूली वो पेज के पीछे चली गई थी स्टोरी के। वो एक ऐसी करेक्टर है जो इस टाउन के रूल से अलग चल रही है। थ्योरी यह है कि जूली अकेली है जो उन मूवमेंट्स को चेंज कर रही है जिन्हें टाउन ने फिक्स्ड मान रखा था। ये उसकी सबसे बड़ी पावर है और शायद इस टाउन की सबसे बड़ी वीकनेस। और आगे चलकर जूली भी एक की करेक्टर बनेगी लोगों को इस टाउन से बाहर निकालने के लिए। अब बात करते हैं उस मिस्टीरियस बॉय इन व्हाइट की। यार ये करेक्टर सीजन 1 से है और हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह दिखता था, पर इस एपिसोड 3 में तैबिता ने नोटिस किया कि वो ओल्डर लग रहा है। घोस्ट ग्रो नहीं करते, तो ये क्या था? थ्योरी ये है कि बॉय इन व्हाइट कोई घोस्ट नहीं है, वो टाउन का एक अवतार है, एक लिविंग मैनिफेस्टेशन। और जैसे जैसे टाउन की साइकिल आगे बढ़ रही है वो भी इवॉल्व कर रहा है। उसका ग्रो होना एक साइन है कि कुछ फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है इस टाउन में, रूल्स चेंज हो रहे हैं और वो खुद उसका प्रूफ है। भाई फ्रॉम ने फिर से प्रूव कर दिया है कि ये शो अपने करेक्टर्स पर कोई मर्सी नहीं करता। जिम गया, टाउन अब एक नए थ्रेड के साथ डील कर रहा है जो अंदर से ऑपरेट कर रहा है। और लेक ऑफ टीयर्स जो सीजन 1 में मेंशन था अब फाइनली एक्सप्लोर होने वाला है। यार फ्रॉम पर वीडियो बनाते टाइम मैं सोचता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊं, कुछ ऐसा बनाऊं जिससे कि वीडियो एंगेजिंग हो, पर कुछ खास हो ही नहीं रहा। हर वीक एपिसोड का वेट करो, फिर उसमें कुछ चीज इंटरेस्टिंग होती नहीं, एक दो चीजों को छोड़कर। तक 4 सीजन आए और थ्योरी 40,000 आ चुकी है। कभी ईथन मैन इन येलो होता है तो कभी रैंडल, पर ये तो जो है वो है। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट एपिसोड 4 की, क्योंकि वीडियो तो बनाना है ही, और करते हैं इस पूरे एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन सीन बाय सीन, क्या हुआ, क्या होने वाला है, और कुछ ऐसी थ्योरीज जो आपके दिमाग को आगे के एपिसोड के लिए तैयार कर देगी। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो, वेलकम यार, आप सही जगह आए हो। और जो लोग पहले से साथ में हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि थ्योरीज वाला सेक्शन सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं एपिसोड 3 का, ताकि सब लोग एक लेवल पर आ जाए। एपिसोड 3 में फातिमा और एल्जिन एक फ्रेजाइल एग्रीमेंट पर आए थे, क्योंकि दोनों को अपनी कहानी स्ट्रेट करनी थी इस्माइली क्रिएचर के बर्थ के बाद। अकोस्टा सुसाइडल हो गई थी ये रियलाइज करने के बाद कि वो सच में एक ऐसी जगह पर फंस गई है जिसका कोई बिगिनिंग नहीं, जिसका कोई एंड नहीं। तो बॉयड उसे एक पर्पस देता है टाउन की स्टोरेज यूनिट को सर्च करने की, ताकि उस जगह से वो कुछ ऐसा पता कर सके जिससे कि इस जगह के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। जिम और सोफिया के फादर का फ्यूनरल भी एक मैच था, क्योंकि अचानक वहाँ बहुत सारे क्रोज आ गए थे और मैन इन येलो खुद शॉक था, उसे खुद नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर उसका शॉकिंग रिएक्शन साफ साफ देख सकते हैं। और एपिसोड 3 के एंड में विक्टर उस येलो सूट को देखता है और बहुत ज्यादा डर जाता है, और यहीं से एपिसोड 4 शुरू होता है। एपिसोड 4 में बॉयड, एलिस, जेड, डोना और बाकी सब शेरिफ ऑफिस में इकट्ठे होते हैं उस येलो सूट के बारे में डिस्कस करने के लिए।
हेनरी बोलता है कि मिरांडा की पेंटिंग्स में भी उस येलो सूट वाला आदमी था। बॉयड बोलता है कि ये सूट शायद किसी पुराने रेजिडेंट का था या किसी क्रिएचर ने छोड़ दिया उनके दिमाग के साथ खेलने के लिए। जेड बोलता है कि अगर ऐसा होता तो पहले किसी ने यहाँ नोटिस कर लिया होता, पर किसी ने नोटिस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ज़्यादा टाइम से नहीं पड़ा था। फिर हेनरी विक्टर के पास जाता है ताकि वो उससे येलो सूट के बारे में कुछ पता कर सके। जब हेनरी जाता है, डोना पूछती है कि क्या हेनरी को मिरांडा के फेथ के बारे में पता है या तेबिता का उसकी मेमोरीज से कनेक्शन। तेबिता कन्फर्म करती है नहीं, और बॉयड सबको चुप रहने का ऑर्डर देता है और सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। बॉयड की ये सीक्रेसी, ये साइलेंस, ये इस पूरे सीजन की सबसे डेंजरस चीज है। वो सोचता है कि वो सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, पर एक्चुअली वो सबको अंधेरे में रख रहा है, क्योंकि अगर वो सबसे डिस्कस करे तो शायद वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके जल्दी कुछ पता कर सके इस जगह के बारे में। इस एपिसोड में विक्टर फिर से ट्रीज काउंट कर रहा था। ये वो चीज है जो वो हर सीजन में करता हुआ आया है। चेक करता है कि ट्रीज मूव कर रहे हैं या नहीं, लेकिन बहुत टाइम से उसने ट्रीज काउंट नहीं किए होते और वो खुद को कोस रहा था क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी वहाँ पर चेंज हो रहा था। कभी सर्दी हो रही थी तो कभी सब कुछ नॉर्मल हो रहा था और वो ये सब मिस करता जा रहा था। हेनरी उसकी मदद करने को बोलता है, साथ में स्टेप्स काउंट करने में। एक थॉटफुल पोज के बाद विक्टर मान जाता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं ट्रीज को काउंट करने के लिए, पर काउंटिंग ज्यादा देर नहीं चलती। हेनरी बहुत केयरफुली विक्टर से येलो सूट वाले आदमी के बारे में पूछने की कोशिश करता है। फिर विक्टर उसे बाद में एक दूसरी जगह पर ले जाता है और वहां से वो पेंटिंग निकालकर उसको दिखाता है और वो बोलता है कि मैन इन येलो बाकी सब नॉर्मल लोगों की तरह ही टाउन में आया था और फिर बाद में अचानक उसने सबको मार दिया। विक्टर ये भी बताता है कि उसने ही उसकी माँ को भी मार के खा लिया था और वो पेंटिंग देख के वो बहुत ज्यादा शॉक और डिप्रेस हो जाता है। फिर सीन कट होता है रेंडल पर। जूली रून्स में वापस जाना चाहती है क्योंकि वो अपनी बुक मार्किंग वाली थ्योरी टेस्ट करना चाहती है। आइडिया ये है कि जब वो स्टोरी बुक करती है तो वो एक चैप्टर में एक पेपर छोड़ सकती है जिससे एक्स का मार्क होगा, जैसे कोई बुक में बुक मार्क लगाता है। फिर जूली स्टोरी वॉक के थ्रू उस टाइम में पहुंच जाती है जब लास्ट टाइम मैन इन येलो ने टाउन के सारे लोगों को मार दिया था। वहां पर मैन इन येलो किसी का लीवर खा रहा होता है, तभी वो जूली को देखता है और जूली पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। ये पहला इंटरेक्शन था जूली का और मैन इन येलो का, क्योंकि मैन इन येलो यहाँ जूली को नहीं पहचानता है। फिर रैंडल जूली को बाहर खींच लेता है और वो प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। जब वो उस पेपर को देखते हैं तो उस पर एक्स वाला मार्क नहीं होता है। जूली का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो पेपर शायद अभी भी उस सड़क पर पड़ा हुआ हो सकता है। अब यहाँ ये तो क्लियर है कि मैन इन येलो इस जगह का फाइनल बॉस नहीं है, क्योंकि उसे भी टाउन में हो रही बहुत चीजों के बारे में नहीं पता। वो इस टाउन की एक और एंटिटी है जो बाकियों से पावरफुल है, पर ये फाइनल विलन नहीं है। जेड भी वो मशरूम खाता है ताकि उसे कुछ याद आ सके इस जगह के बारे में, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं आता है। इस एपिसोड से हमें ये भी पता चलता है कि सारा को जो वॉइसेस सुनाई देती है वो मैन इन येलो का ही काम होता है, और इस एपिसोड में वो सारा को कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं दे रहा अभी सारा को हर्ट करने के लिए। वो सिर्फ उसको टेस्ट कर रहा है कि उस सारा को किस हद तक मैनिपुलेट कर सकता है वॉइसेस के थ्रू। सारा को वो इस एपिसोड में एक सिंपल टास्क देता है वॉइसेस के थ्रू, डाइनर के अंदर से ग्लास में पानी डालो, पीओ और बाकी पानी वापस उसमें डाल दो, और अगर नहीं किया तो किसी के साथ बहुत बुरा होगा। मैन इन येलो सारा के पास इसलिए ही आया था क्योंकि सारा के अंदर पहले से एक क्रैक है, एक वल्नरेबिलिटी है जो इस टाउन की डार्क फोर्सेस से कनेक्टेड है। वो वॉइसेस जो सारा सुनती है सोफिया उन्हें डायरेक्टली ट्रिगर कर सकती है। सोफिया अभी टेस्ट कर रही है, समझ रही है कि सारा की लिमिट्स क्या है, और ये बहुत बुरा साइन है क्योंकि जब वो फुल पावर यूज करेगी तब सारा सिर्फ उसकी एक पपेट बन जाएगी। इस एपिसोड में एक अनएक्सपेक्टेड और फैसिनेटिंग मूवमेंट आता है फातिमा का। फातिमा एक गोलम बनाने की कोशिश करती है अपने बाप की मिथिक स्टोरी टेलिंग के अकॉर्डिंग। गोलम मड से बना एक जायंट होता है जो चैंपियन की तरह टाउन की रक्षा करता है। ये आइडिया सुनने में क्रेजी लगता है, पर इस टाउन में तो सब कुछ क्रेजी है, और फातिमा का ये मूव एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली। वो पावरलेस फील कर रही है स्माइली क्रिएचर के बर्थ के बाद। वो खुद कुछ करना चाहती है, कुछ बिल्ड करना चाहती है, कुछ प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये उसकी ग्रिप और हेल्पलेसनेस का रिस्पॉन्स है, और वो ये भी बताती है कि वो अभी भी उस स्माइली मॉन्स्टर के साथ साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है, क्योंकि जो फातिमा फील करती है वो भी वो फील करता है। और फिर आता है इस एपिसोड का क्लाइमेक्स वाला पार्ट। डोना और बाकी लोग सेटलमेंट के पास जा रहे होते हैं फूड गैदर करने के लिए। तेबिता और इथन भी उनके साथ जाते हैं, क्योंकि तेबिता भी इथन की उस लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने में उसकी मदद करने को रेडी हो जाती है,
क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एथन अकेला ही उस लेक को ढूंढने की कोशिश करेगा जो ज्यादा डेंजरस होगा। ईथन एक इंजर्ड बर्ड लाया था साथ में, वो कन्विंस्ड था कि लेक का पानी मैजिकल है और उस बर्ड को हील कर देगा। डोना और तेबिता उसकी हेल्प करते हैं, उस बर्ड पर पानी डालते हैं लेक का, पर अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि वो पानी मैजिकल है या नहीं। तभी डोना के एक साथी ग्राउंड में छिपी एक मैसिव रोप स्पॉट करता है, वो उसे खींचता है, लेक का पानी बबल करना शुरू हो जाता है और कुछ सरफेस पर आ जाता है। एक नेट निकल आता है पानी के अंदर से, उस नेट में क्या है ये अभी क्लियरली रिवील नहीं हुआ, पर वो ह्यूमन बॉडी जैसी थी। थ्योरी ये है कि वो स्केरक्रोज है जो पिछली साइकिल के लोगों के रिमेन्स से बने हैं। मैन इन येलो लोगों के रिमेन्स पर फीस्ट कर रहा था जूली के विजन्स में, और हम जानते हैं कि विक्टर इस साइकिल का अकेला सर्वाइवर था, तो ये बॉडीज, ये नेट, ये शायद उन लोगों के रिमेन्स है जो पिछली साइकिल में थे इस टाउन में, या फिर ये कुछ हार्मफुल चीजें हैं जिनको पिछली साइकिल के लोगों ने डीप अंडर वाटर में दबा दिया था ताकि ये बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और अब इन्होंने उनको आजाद कर दिया तो अब ये इनको नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो भाई लोग, ये था इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। थ्योरी 1, लेक ऑफ टीयर्स की जो बॉडी जो पिछले साइकिल्स के लोगों की है। मैन इन येलो जूली के स्टोरी ट्रेवल वाले विजन में टाउन के लोगों को रिमेन्स को खा रहा था और विक्टर इस पूरे मैसेकर का अकेला सर्वाइवर था। थ्योरी ये है कि हर साइकिल के एंड में जब मैन इन येलो टाउन के लोगों को खा जाता है तो उनके जो रिमेन्स बचते हैं वो लेक ऑफ टीयर्स में डाल दिए जाते हैं। ये लेक एक ग्रेवयार्ड है हर साइकिल का, हर इंसान का, और वो नेट, वो स्केरक्रो, शेप्ड कंकाल, वो पिछले साइकिल के लोगों के एक्चुअल रिमेन्स है। और अगर ये सच है तो इस लेक का पानी सिर्फ मैजिकल नहीं है, वो ट्रेजिकली मीनिंगफुल है क्योंकि ये उन लोगों के ग्रिप से रिलेटेड है। थ्योरी 2, जूली अपना खुद का पास्ट क्रिएट कर रही है। जूली की इस एपिसोड में स्टोरी वर्क के थ्रू मैन इन येलो से पहले मीटिंग थी जब वो जूली को नहीं पहचानता था, पर एपिसोड 1 में वो फेमिलियर था। ये फेमिलियरिटी कहाँ से आई? थ्योरी ये है कि जूली और मैन इन येलो की और भी मीटिंग्स होने वाली है पास्ट में, और जब जेड को मैन इन येलो मारता है उस टाइम जो जूली थी वो भी स्टोरी वर्क वाली जूली थी, ये तो सबको पता ही होगा। तो अभी तो वो वहाँ भी मैन इन येलो से मिलेगी, पर उस टाइम मैन इन येलो उसको पहचान रहा होता है। इसका मतलब है कि जेड से पहले भी अभी उसका मैन इन येलो के साथ और भी इंटरेक्शन होंगे। जूली एसेंशियली अपना खुद का पास्ट क्रिएट कर रही है एक टाइम लूप में। इस सीरीज में हर जवाब नए सवाल खोलता है और यही फ्रॉम का सबसे बड़ा कर्स है कैरेक्टर्स के लिए भी और हमारे लिए भी। तो यार, फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 5 का नाम है व्हाट ए लॉन्ग स्ट्रेंज ट्रिप इट्स बीन, और बिलीव करो नाम बिल्कुल सही रखा है। इस एपिसोड में 3 चीजें हुई जो पूरी सीरीज का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। पहली, जेड को फाइनली पता चल गया कि उन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। दूसरी, तबिता का चाइल्डहुड डायरेक्टली फ्रॉमविल से कनेक्टेड निकला। और तीसरी, फ्रॉमविल में जो भी चल रहा है उसके पीछे कौन है ये अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं था, पर इस एपिसोड में उसके बारे में थोड़ा सा टीच किया गया है जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर देना। इसकी इस वीडियो में मैं इस एपिसोड को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद पक चुका हूँ इसको देख देख के। हर वीक इंतजार करो, और फिर सिर्फ 2-4 चीजें ही ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जेड का विजन क्वेस्ट। जेड बॉयड के साथ मशरूम के नशे में एक क्वेस्ट पे गया और वहां पर जो दिखा वो इस पूरे एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जेड ने खुद के अलग अलग वर्जन देखे फ्रॉमविल में, अलग अलग फेसेज, अलग अलग टाइम पर सब एक ही इंसान के रीइंकार्नेशन थी जेड के। अब यार, जेड की रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी पहले भी थी, पर उन मशरूम्स के नशे में एक और चीज पता चली जो पहले पता नहीं थी। इन सब वर्जन्स में से किसी को भी मॉन्स्टर्स ने नहीं मारा था, सबको टाउन के लोगों ने ही मारा था। वही लोग जो इस टाउन में खुद फंसे हुए हैं, उन्होंने ही जेड के सभी वर्जन्स को मारा था। क्योंकि हर बार जब टाउन के लोगों को पता चलता था कि चिल्ड्रंस जेड को बुला रहे हैं तो उनके अंदर जेड के अगेंस्ट एक फियर और हेट्रेड डेवलप हो जाती थी, और उन्हें लगता था कि जेड को मारने के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए और वो घर जा पाए, और फिर वो जेड को खत्म कर देते थे और जेड फिर से उन बच्चों को बचाने में फेल हो जाता था और साइकिल वापस स्टार्ट हो जाती थी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, उन विजन क्वेस्ट में एक वर्ड बार बार आया, एंकुई। इसका मतलब होता है रिमेम्बर। ये वर्ड हमको पहले भी कई बार सुनने को मिला है, वे बच्चे ये बार बार बोलते ही रहते थे, पर पहली बार एक एडल्ट के मुंह से हमें ये सुनने को मिला। जेड को अपनी पूरी हिस्ट्री याद करनी थी क्योंकि याद करके ही वो इस साइकिल को तोड़ने का कोई रास्ता पता कर सकता था। और इस एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि जेड की जो पूरी क्वेस्ट थी वो उसके दिमाग में ही चल रही होती है, वो रियल में कहीं नहीं गया होता, वो बस चेयर पर बैठा था और सब कुछ सपने में ही हो रहा था। यह मोमेंट इस एपिसोड का टर्निंग पॉइंट था।
जेड ने खुद की पूरी हिस्ट्री एक्सेस कर ली है और वो बोलता भी है कि उसे पता है कि उन बच्चों को कैसे बचाना है। नंबर 2, तेबिता और डॉल्स। दूसरा बड़ा रिवील तेबिता का था। लेग में जो 3 बड़ी डॉल्स निकली थी वो लाशें नहीं थी, वो बहुत क्रीपी दिखने वाली डॉल्स थी। डोना ने सही ऑब्जर्व किया था। वो बोलती है कि ये डॉल्स स्केरक्रोज की तरह काम करती है। कुछ है लेग के अंदर जो बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा है जो बहुत डेंजरस है और ये डॉल्स उसे रोक रही है। पर ऐसा असल में नहीं होता है। लेग में कुछ और नहीं होता, ये डॉल्स ही होती है जो रात में अटैक भी करती है इन पर। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये जो लेक से जो भी निकला है इनसे लोगों को खतरा था किसी ना किसी तरीके से, इसलिए ही इन्हें लेक के अंदर फेंका गया था। फिर ये लोग भी उनके अंदर वापस पत्थर भरकर उनको वापस लेक में फेंक देते हैं। फिर एक और बड़ा रिवील होता है रात में केबिन में। तेबिता को कुछ विजन्स आते हैं और वो रियलाइज करती है कि ये डॉल्स उसी की थी बचपन में रियल लाइफ में, और एक गुस्से वाले आदमी ने उन्हें लेक में फेंक दिया था क्योंकि डॉल्स की वजह से उसे नाइटमेयर आते थे। तेबिता के विजन्स वाली डॉल्स नॉर्मल साइज की थी, पर जो लेक से बाहर निकली थी वो ऑलमोस्ट ह्यूमन साइज की थी। फिर रात में केबिन में जायंट डॉल्स अचानक हमला कर देती है उन पर, और वो इसके मुंह में हाथ डाल के इसको अंदर से फाड़ देती है और इसका चेहरा जला देती है। फिर तेबिता एक पुतले जैसी चीज से उसे मार देती है जो वहां पर लगी हुई थी। तेबिता का चाइल्डहुड फ्रॉमविल से कनेक्टेड है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मतलब फ्रॉमविल बहुत पहले से तेबिता की जिंदगी में इंटरफेयर करता हुआ आ रहा है रियल वर्ल्ड में, रियल मेमोरीज में। तेबिता रैंडमली ट्रैप्ड नहीं हुई यहाँ पर, वो यहाँ लाई गई है किसी स्पेशल खोज के लिए। नंबर 3, समथिंग एंशियंट इज हियर। इस एपिसोड में क्रिस्टी की जीएफ या बीएफ या फिर ये जो भी है इनका, इसके साथ भी कुछ हो रहा होता है। इसको भी एक विजन आता है एम्बुलेंस में। ये चेंस में जकड़ी हुई होती है और रेडियो पर हर उस इंसान की चीखें और सफरिंग प्ले हो रही होती है जो इस जगह पर मरा था। मरी उन सबको फील कर पा रही थी। वो क्रिस्टी को बताती है कि मरने के बाद भी वो लोग यहाँ से आजाद नहीं होने वाले, क्योंकि उनकी सोल्स भी यहीं पर ट्रैप होकर रह जाएगी। और जब मैरी एक्सीडेंटली सोफिया से टच हुई, वही विजन्स उसको दोबारा आते हैं। मतलब सोफिया ये विजन्स क्रिएट कर रही है अम्यूजमेंट के लिए। पर इस सीन में मुझे ऐसा भी लगा जैसे सोफिया खुद भी कंफ्यूज्ड है और उसे भी नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैरी क्रिस्टी से कुछ कहती है जो इस एपिसोड का मोस्ट चिलिंग लाइन थी, देयर इज समथिंग एंशिएंट इन फ्रॉमविल फीडिंग फ्रॉम देयर सफरिंग। मतलब यहाँ कुछ पुराना, कुछ इतना डीप है कि मैन इन येलो भी सिर्फ एक लेयर है उसके ऊपर है। एंशिएंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पुराना, लाखों करोड़ों साल पुराना। यानी यहाँ पर जो भी एंटिटी है वो करोड़ों साल पुरानी है, और वो जो भी एंटिटी है वो यहाँ के लोगों के फियर पर फीड कर रही है। तो अभी तक जो पीसेज है सब एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। जेड फाइनली अपना रियल रोल समझ रहा है कि वो बच्चे उसे क्यों बुला रहे हैं और वो उन्हें कैसे बचाएगा, क्योंकि वही साइकिल तोड़ने की है। तेबिता का फ्रॉमविल से कनेक्शन कंफर्म हुआ। उसकी बचपन की मेमोरीज इस जगह की माइथोलॉजी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। और मैन इन येलो सिर्फ सरफेस लेयर है, अंदर कुछ और है, कुछ पुराना, कुछ डार्कर। मैन इन येलो कोई फाइनल बॉस नहीं है, वो बस यहाँ की बाकी मॉन्स्टर्स की तरह एक एंटिटी है जो बाकियों से ज्यादा पावरफुल है। और बॉयड अब जेड के विजन क्वेस्ट के बाद एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ है। टाउनफॉल की जेड को बार बार मारते हैं, मतलब जेड के लिए बिगेस्ट थ्रेट खुद वही लोग हैं जो सर्वाइव करना चाहते हैं, मॉन्स्टर्स नहीं। सीजन 4 क्लियरली एक कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, और गेस ये है कि फिनाले में या तो ये साइकिल परमानेंटली तोड़ दी जाएगी या फिर एक और लूप शुरू हो जाएगा, या फिर सीजन 5 में ही इस साइकिल को तोड़कर स्टोरी एंड करे, क्योंकि इसका सीजन 5 भी कंफर्म्ड है। तो आपने एक चीज नोटिस की इस एपिसोड के बारे में कि बॉयड जो बोल रहा था वही हो रहा था। वो बोलता है डोना को ओपन योर आईज, और उसी टाइम पर डोना की पल्स वापस आ जाती है। वो बोलता है प्लीज वेक अप, और उसी टाइम पर उसको होश भी आ जाता है बाद में। वो लास्ट में बोलता है शो मी द डोर, और उसी टाइम पर वो दरवाजा ओपन हो जाता है। क्या यह सब बस कोइंसिडेंस है, या बॉयड भी जेड और तेबिता की तरह किसी तरह इस टाउन से जुड़ा हुआ है? और यहाँ कोई मैं स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, प्लस वीडियो पसंद आए तो एंड में सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो पसंद ना आए तो भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर वीडियो के साथ मैं क्वालिटी इंप्रूव करता रहूंगा। तो चलो अब सीधा वीडियो से शुरू करते हैं। ये एपिसोड पूरा लोगों के ट्रस्ट के आसपास घूमता है। बॉयड को जेड पर ट्रस्ट नहीं है, जेड भी बॉयड की लीडरशिप पर सवाल करता है, विक्टर को अपनी मेमोरीज पर ट्रस्ट नहीं है, और वो सब याद करने की कोशिश भी कर रहा है मैन इन येलो के बारे में। और एंड में फादर खत्री के हेलुसिनेशंस बॉयड को वापस ट्रस्ट करना सिखाते हैं। ये इस एपिसोड की ऊपर की समरी है थोड़ी। और अगर आपको लगता है कि एपिसोड 6 एक स्लो एपिसोड था, तो शायद आपने एपिसोड के कुछ हिडन क्लूज मिस कर दिए, क्योंकि सरफेस पर कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मिस्ट्री के लेवल पर एपिसोड 6 ने हमें बहुत कुछ इंपोर्टेंट हिंट्स दिए हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जेड और बॉयड के कॉन्फ्लिक्ट से। जेड अब पूरी तरह कन्विंस्ड है कि आंसर्स टनल्स में है। उसका मानना है कि उन बच्चों की बोन्स ही इस टाउन के कर्स से कनेक्टेड है।
और यहीं पर हमें पहला मेजर क्लू मिलता है। जेड के अकॉर्डिंग ये पैलेस किसी सेक्रीफाइस की वजह से एग्जिस्ट करती है। अगर ये थ्योरी सही है तो मॉन्स्टर्स, टनल्स और बच्चों की स्पिरिट सब एक मिस्ट्री का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन बॉयड को लगता है कि जेड के विजन्स पर ट्रस्ट करना डेंजरस है। बॉयड को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि जब जेड और बॉयड वहां पर जाते हैं, चेक करते हैं कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में, तो वहां पर कोई भी दरवाजा नहीं होता जो जेड के ड्रीम्स में था। पर फिर भी जब लास्ट में बॉयड पूरी तरह एग्जॉस्ट होता है और वो हैमर से मारने लगता है उस दीवार पर, तो वहाँ सच में एक रास्ता खुल जाता है टनल्स में जाने का। अब ये पूरी तरह कंफर्म हो गया है कि जेड के ड्रीम से सच थे और अब इनके पास एक मिशन भी है। जेड की थ्योरी के हिसाब से उन अनकोई बच्चों की जो बोन्स है वहाँ पर दफन है और उनके थ्रू ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। पर क्योंकि दिन में उन टनल्स में मॉन्स्टर भी होते हैं तो एक तरह से ये सुसाइड मिशन भी होने वाला है, तो इस मिशन में कुछ लोग मरने वाले तो है ही। और अब कॉलोनी हाउस में भी एक एंट्रेंस हो गई है मॉन्स्टर्स के आने की जो सीधी टनल से कनेक्टेड है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि अब मॉन्स्टर आ जाए और हमें एक बार और फिर से कॉलोनी हाउस में बहुत सारे लोग एक साथ मरते हुए दिखे। अगर बोन्स रियल है और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है तो पहली बार इस शो की हिस्ट्री में एक कॉन्क्रीट एस्केप प्लान एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा सेटलमेंट अटैक के बाद डोना और तबिता ने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी बॉयड को बताई। जो वुडन स्टाफ से सेटलमेंट की एंट्री पॉइंट पर लगाए गए थे और जिसे वो डेकोरेटिव समझ रहे थे, वो एक्चुअली वेपन से डॉल्स के अगेंस्ट थे। डॉल्स एक वुडन टोटम से हिट की गई और वो मर गए थे। अब ऐसा बोल सकते हैं ना, मतलब कि डॉल्स जिंदा नहीं होती और फिर उससे वो मर गई। इसका सिंपल मतलब है कि वो डॉल्स इनकेपेसिएट हो गई थी। मतलब कि अभी इस टाउन में जो लोग हैं वो उन लोगों से काफी कम जानते हैं जो इस टाउन में पहले रह चुके हैं उनके कंपैरिजन में। और ये टोटम्स डॉल्स पर तो काम करती है, क्या ये मॉन्स्टर्स पर भी काम करेगी? आपको क्या लगता है? यहाँ इस एपिसोड में रोजर की डेड बॉडी को भी दिखाया जाता है जिसको उन डॉल्स ने सिलकर अपने जैसा बना दिया था। उसकी आंखों की जगह वो बटन्स भी लगा दिए थे, उसका मुंह सिल दिया था। अब इसको शो रनर्स ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले, ये वापस जिंदा होगा, शायद उन तलिस्मान से भी प्रूफ होगा। और फातिमा जो गोलम बना रही है, वो जो मिट्टी का जो मॉन्स्टर टाइप का बना रही है, वो सच में जिंदा होकर टाउन के लोगों को इससे बचाएगा। और तेबिता के अकॉर्डिंग यहाँ लोगों के बुरे सपने मरने के बाद सच हो जाते हैं और टाउन का पार्ट बन जाते हैं, इसलिए इस गोलम को जिंदा होने के लिए किसी को मरना होगा। तो यहाँ पर फातिमा किसी न किसी तरह से मर जाएगी और उसके बाद ही वो गोलम जिंदा हो जाएगा। और ये मैं इतना श्योर होकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फातिमा के उस गोलम को काफी स्क्रीन टाइम दिया गया है और उसको ऐसे ही साइड कर देना तो पॉसिबल नहीं है, उसका जरूर कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा ही। मैन इन येलो जिस तरह से हेनरी को मैनिपुलेट कर रहा है वो जरूर नेक्स्ट एपिसोड में इस टाउन के लोगों के लिए खतरा होने वाला है, क्योंकि मैन इन येलो उसे ये सब ड्रीम्स है ये बोलकर उसके दिमाग के साथ खेलेगा और हेनरी भी शायद बॉयड की वाइफ की तरह लोगों को मारने लगेगा। और सोफिया ने उसका खुद का ब्लड उस अल्कोहल में डालकर हेनरी को पिला दिया है, तो शायद अब हेनरी को इन्फ्लुएंस करना और भी आसान होगा मैन इन येलो के लिए। यहाँ ऐसा हो सकता है कि मैन इन येलो को किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए खुद के ब्लड उसमें इंजेक्ट करना पड़ता हो और उसने सारा के साथ भी कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से ऐसा किया हो। यहाँ मैन इन येलो हेनरी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि अगर मैन इन येलो को बस हेनरी को मारना होता तो उसके और भी आसान तरीके थे, वो उसे कभी भी मार सकता था। यहाँ मैन इन येलो उसको किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करेगा टाउन के लोगों को मेंटली ब्रेक करने के लिए। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही। इस एपिसोड में वैसे कुछ ज़्यादा था नहीं, स्टोरी कुछ खास आगे बढ़ी नहीं। जो पॉइंट्स मैंने नोटिस किए वो सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो जैसा मैंने बताया था मेरी लास्ट वीडियो में कि रोजर वापस जिंदा होगा, वो हुआ भी। अब बस फातिमा के इस गोलम की बारी है, क्योंकि इसको इतना स्किन टाइप देने के बाद इसको ऐसा ही नहीं छोड़ने वाले, ये भी जिंदा होगा। अब ये कैसे होगा इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो उसे भी इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। तो इस एपिसोड में टोटम काम नहीं आया, रोजर वापस जिंदा हो गया और एक इम्पोर्टेंट रिवील हुआ जो इथन के फ्यूचर के बारे में बहुत बुरा साइन है। और इस एपिसोड में एक इम्पोर्टेंट लेसन भी था कि जब तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्लान रेडी है, तुम तैयार हो, मिशन क्लियर है, फ्रॉमविल सब कुछ पलट देता है। और आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 7 के बारे में अब शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें रिवील हुई और आगे क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को इसकी मत करना और एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम काफी इंपोर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड 7 के बारे में। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सेटअप था कि बॉयड ने टाउन के सभी लोगों को तेबिता और जेड की री इनकारनेशन वाली थ्योरी के बारे में सब कुछ बता दिया है, जिस पर लोगों को कुछ खास भरोसा नहीं है। और बॉयड अपना टनल्स में जाकर उन अंकुई बच्चों की बॉस को लाने के प्लान के बारे में बताता है, क्योंकि वहीं से इन्हें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा यहाँ से बाहर निकलने का।
आई थिंक इस सीरीज में पहली बार सभी लोग को एक लेवल पर है जानकारी के बारे में, वरना ये लोग आपस में कुछ खास डिटेल शेयर नहीं करते थे। पर उन टनल्स में जाने से पहले बॉयड ये भी मेक श्योर करना चाहता है कि जितनी जानकारी इकट्ठी कर सके कर ले, और उस जानकारी के बेसिस पर एक सेफ प्लान बनाए वहाँ जाने का, ताकि बिना किसी कैजुअलिटी के वो वहाँ पर जाकर उन बच्चों की हड्डियों को ला सके। और इसीलिए वो उन टनल्स का एक मैप बनाने को बोलता है जेड को। बॉयड के इस प्लान का एक सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है कि मैन इन येलो ऑलरेडी सब कुछ जानता है इनके बारे में, और बॉयड उन टोटम्स को भी टेस्ट करना चाहता है जो वो सेटलमेंट से लाए थे, क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या ये मॉन्स्टर्स पर भी काम करते हैं या नहीं। इसलिए वो एक प्लान बनाता है और रात में केनी जाता है बाहर और एक मॉन्स्टर को उससे मारता है। स्टार्टिंग में मॉन्स्टर मरने की एक्टिंग करता है, पर रियल में उसे कुछ नहीं होता, वो बस ऐसे ही मजे ले रहा होता है। बॉयड का प्लान था कि टाउन के सभी ग्रोह में एक एक मेंबर तैयार रहेगा दरवाजा खोलने के लिए अगर उनका ये प्लान काम नहीं करता तो। पर मॉन्स्टर को उनके इस प्लान के बारे में पहले से पता होता है और एक एक मॉन्स्टर टाउन के सभी ग्रोह के दरवाजे पे खड़ा होता है ताकि केनी को भागने का रास्ता न मिले। पर फिर भी केनी भागता हुआ उस बस तक पहुंच जाता है जहां पहले रैंडल रहता था। पर वो जैसे ही उस बस का दरवाजा बंद करने वाला था तभी अचानक वहां पर स्पाइली मॉन्स्टर आ जाता है और उसे रोक देता है और केनी का पीछा करने लगता है बस के अंदर। केनी और मॉन्स्टर दोनों उस बस की छत पर पहुंच जाते हैं। यहीं पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। फातिमा उस मॉन्स्टर के थ्रू साफ साफ केनी को देख पा रही थी, यानी वो और फातिमा कनेक्टेड थे, जैसे की फातिमा ने पहले भी बताया था। और बाद में फातिमा के इंटरफेयर करने की वजह से केनी उस मॉन्स्टर को धक्का देकर बस से नीचे गिरा देता है और फिर गेट बंद कर देता है। अब तक तो हमें बस डिनोट किया गया था कि फातिमा और इस्माइली मॉन्स्टर कनेक्टेड है, पर इस एपिसोड में हमें ये क्लियरली देखने को मिला है। और फातिमा ने कुछ हद तक उस मॉन्स्टर को कंट्रोल भी किया है। ये सीन देखकर मुझे सीधा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की एपिसोड 4 की याद आ गई, जहाँ विल ने भी उन मॉन्स्टर्स को वैसे ही कंट्रोल किया था। ये बिल्कुल वैसा ही था। और अगर फातिमा उस मॉन्स्टर को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाती है तो फ्यूचर में ये टाउन के लोगों के लिए काफी काम आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को टनल्स में भेजने की जरूरत ही ना पड़े और फातिमा ही उस इस्माइली के थ्रू उन बच्चों को बॉन्स को ले आए। पर ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। यहाँ सोफिया का रिएक्शन देखकर लगता है कि वो इन टोटम से डरती भी है। शायद इनसे ही मैन इन येलो को हार्म किया जा सकता है, या ये टोटम से किसी तरह से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की बनेंगे लोगों के टाउन से बाहर निकलने के लिए। वैसे ये टोटम्स मॉन्स्टर पर तो काम नहीं किए थे, तो इसकी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ये मैन इन येलो पर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैन इन येलो तो उन मॉन्स्टर से भी ऊपर के लेवल की एंटिटी है जिस पर तालिस्मान भी काम नहीं करता। इस एपिसोड में सोफिया ने भी एक रिचुअल करके रोजर को वापस जिंदा कर दिया था। उसने एक एग को सेक्रीफाइस किया था रोजर को जिंदा करने के लिए, और उस पर वो तालिस्मान भी वर्क नहीं करता था, क्योंकि रोजर सीधा गेट तोड़ता हुआ कॉलोनी हाउस में घुस गया था। वो लोगों पर अटैक करता उससे पहले ही यूजिन उसको टोटम से वापस मार देता है। अब ये मर गया है या नहीं ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। पर यहाँ पर सोफिया काफी खुश थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और रोजर तो जिंदा हो गया है, तो अब इस बात की भी काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट एपिसोड में फातिमा का गोलम भी जिंदा हो जाएगा। इस एपिसोड में सोफिया का रोजर को एक को सेक्रीफाइस करके वापस जिंदा कर देना इस थ्योरी को ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस दे देता है कि टाउन के लोगों ने खुद के बच्चों का सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो इमोर्टल हो सके। और उसके बाद वो इमोर्टल तो हो गए, पर वो मॉन्स्टर बनकर इस टाउन में ट्रैप हो गए, क्योंकि उन्होंने किसी बुरी एंटिटी के साथ ये रिचुअल किया था। इसके अलावा इस एपिसोड में विक्टर, टेबिथा और इथन भी जाते हैं मैन इन येलो के कार के पास, ताकि उसकी कार के थ्रू कुछ पता कर सके मैन इन येलो के बारे में। उन्हें यहाँ मैन इन येलो की कार से एक ह्यूमन टीथ की पोटली मिलती है। अब यहाँ ये बात क्लियर है कि मैन इन येलो यहाँ अपने सारे विक्टिम्स के दांत कलेक्ट करता था किसी कलेक्शन की तरह। मैन इन येलो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था, वो उनका कुछ हिस्सा कलेक्ट करता था ट्रॉफी की तरह या किसी रिचुअल के लिए, ये तो क्लियर नहीं है। इन दांतों का कलेक्शन दो चीजें सजेस्ट करता है। पहला, मैन इन येलो इस टाउन में बहुत पहले से है, कई साइकिल से, और वो बहुत सारे विक्टिम्स के दांत कलेक्ट करता हुआ आ रहा है। दूसरा, ये सिर्फ रैंडम किलिंग्स नहीं है, ये एक पर्पज है, एक सिस्टम है। किसी चीज के लिए उसे ये दांत चाहिए, शायद किसी रिचुअल के लिए या आइडेंटिटी ट्रैक करने के लिए रीइंकार्नेशन में, या कुछ और, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पर अगर ये टीथ सच में इम्पोर्टेंट होते तो मैन इन येलो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ता। और लास्ट एपिसोड में सोफिया ने हेनरी की ड्रिंक में अपना ब्लड मिला के उसको पिलाया था, उसका असर हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है। लास्ट एपिसोड में हेनरी को सोफिया ने ये बोलकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी कि शायद ये सब एक ड्रीम है, और इस एपिसोड में हेनरी को वैसे ही विजन्स आ रहे थे, जिससे कि हेनरी समझने लगेगा कि ये सच में एक ड्रीम है, और उसके बाद वो बॉयड की वाइफ की तरह लोगों को मारने भी लग सकता है। उन बच्चों के बॉन्स को बाहर निकालना इनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि उनको बाहर निकालने से कुछ ऐसी चीज अनलीज करने वाले जो उन मॉन्स्टर्स और यहाँ तक कि मैन इन येलो से भी ज्यादा भयानक होने वाली है। तो उन बच्चों की बॉन्स इनके लिए कोई एग्जिट नहीं है, बल्कि चीजें और भी ज्यादा बदतर होने वाली है। और आगे की वीडियो में मैं इसके पीछे का पूरा रीजन भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब फातिमा भी इस्माइली के साथ कनेक्शन बनाने के बाद उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद वो भी उन मॉन्स्टर में से एक बन जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और
आज हम फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 8 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई और इसकी स्टोरी किस तरफ जा रही है। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहना और लाइक भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सब लोग रोजर की बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि रोजर लास्ट 24 आवर्स में 2 बार मर चुका है और उस पर तालिस्मान भी वर्क नहीं करता, जिसके भरोसे ये लोग बैठे थे। इस टाउन में कई तरह की एंटिटीज है और हर एक एंटिटी की अलग अलग वीकनेस है। तालिस्मान मॉन्स्टर्स पर वर्क करता है पर डॉल्स और रोजर पर काम नहीं किया। टोटम्स ने उन डॉल्स और रोजर पर काम किया पर मॉन्स्टर्स पर उनका कोई भी असर नहीं हुआ था। मतलब हर एक एंटिटी का अपना एक काउंटर है और अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सब पर काम करे। लेकिन अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए तो इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि मैन इन येलो का भी कुछ न कुछ काउंटर जरूर होगा, लेकिन वो काउंटर अब तक किसी को मिला नहीं है। और यहाँ बाद में बॉयड रोजर की बॉडी को जलाने को बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रोजर वापस जिंदा होकर उन पर अटैक करे। बॉयड ने जब उस स्माइली को मारा था टेम्पररी, तब उसकी बॉडी को भी जलाया गया था। फातिमा बॉयड को उसके बारे में बताती है कि कैसे उसने उस स्माइली को कुछ हद तक कंट्रोल किया था और उसके बाद ही उसके पेट पर कुछ अजीब से निशान भी बन चुके हैं। और जब ये लोग क्रिस्टी के पास जाते हैं और फातिमा उस पर कुछ टेस्ट रन करती है तो उसे कोई फिजिकल इंजरीज का साइन नहीं मिलता, पर उसका ब्लड प्रेशर 53/33 और उसके हार्ट बीट ओनली 19 बीट्स पर मिनट होती है। तो भाई जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट एक नॉर्मल इंसान की बीपी 80 to 122 mm of Hg होती है और एक नॉर्मल हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट होती है। तो हाँ, यहाँ फातिमा का जिंदा होना साइंटिफिकली बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। पर जैसा कि इस टाउन में कुछ भी साइंटिफिक नहीं होता, तो यहाँ इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि फातिमा भी उन मॉन्स्टर्स में से एक बन जाए, क्योंकि अब तक तो सो उसी तरफ इशारा कर रहा है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका और जब फातिमा उस इस्माइली के साथ साइकिक कनेक्शन बनाएगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होता जाएगा। फिलहाल क्रिस्टी और उसकी नर्स जीएफ या बीएफ या इनका जो भी है, उसको तो नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब उनकी औकात से बाहर है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बॉयड भी इस एपिसोड में एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा होता है। उसे सबके मर जाने के हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं। वो क्रिस्टी से उसकी बीमारी के लिए कुछ मेडिसिन भी मांगता है, जिससे कि उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी करीब है लोगों को यहाँ से बाहर निकालने में। पर क्रिस्टी के पास ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती है। जेड और बॉयड की भी बात होती है उस टनल्स में जाने के प्लान को लेकर, पर बाद में बॉयड टनल्स के मैप से नोटिस करता है कि उन बच्चों के बोन्स तक जाने के लिए सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट है। इसलिए बॉयड इनिशियली वहाँ जाने के प्लान के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये सीधा एक सुसाइड मिशन होने वाला है, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। और अगर किसी तरह वो अंदर जाने के बाद ट्रैप हो जाते हैं और बाहर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं तो वो सब मारे जाएंगे, और बॉयड ये रिस्क नहीं लेना चाहता। पर बाद में जेड उसे उस बोतल ट्री के पास में ले जाता है और बोलता है कि ये ट्री एग्जैक्टली उस जगह के ऊपर है जहाँ पर उन बच्चों की बोन्स को दबाया गया है। फिर बाद में जेड प्लान बताता है कि कैसे उन बच्चों की बोन्स को बाहर निकालने के बाद जब इन्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, तब इनकी ही एक और दूसरी टीम इस पेड़ को गाड़ी के थ्रू उखाड़ कर अंदर वाली टीम को बाहर निकाल लेगी। पर इस प्लान में काफी फ्लॉज होते हैं, इसलिए बॉयड उस टाइम पर तो एग्री नहीं करता। पर आगे आने वाले एपिसोड में हमको ये लोग इसी प्लान को फॉलो करते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि चुपचाप एक सुरंग बनाकर क्यों नहीं चले जाते ये लोग। चुपचाप अंदर जाए, उन बच्चों की बोन्स को बाहर निकाले और बिना ज्यादा शोर शराबा किए चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाए। अब पता नहीं इस प्लान में क्या प्रॉब्लम है, पर छोड़ो। इसके बाद हमको लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। ये फ्रॉम वाले हमेशा लास्ट के 10 मिनट में ही कुछ इम्पोर्टेंट रिवील करते हैं। लास्ट में हमको तेबिता और मैन इन येलो की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। मैन इन येलो यहाँ अपने पुराने वाले कपड़े बॉयड के यहाँ से चोरी करके पहन के आया हुआ होता है तेबिता को इम्प्रेस करने के लिए। वो आरवी के पास मिलते हैं। आरवी पर इथन की बनाई हुई ड्राइंग्स भी चिपकी हुई होती है जो उसने वहाँ से चुराया था। मैन इन येलो उसे बताता है कि आज तक किसी भी साइकिल के लोगों ने उस बोन्स को बाहर निकालने का नहीं सोचा था, इसलिए उन बच्चों की बोन्स को बाहर निकालना इनके लिए या तो एग्जिट होगा यहाँ से बाहर जाने का, या फिर ये कुछ ऐसी भयानक चीज अनलीज करने वाली है जो इन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। यानी कि या तो ये यहाँ से बाहर निकलेंगे या इनकी मुसीबत कई गुना बढ़ने वाली है। अगर बोन्स सच में यहाँ से बाहर जाने की है तो मैन इन येलो तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, इसलिए शायद वो तेबिता को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लोग ऐसा ना करे। आपको क्या लगता है, उन बच्चों की बोन्स इनके लिए एग्जिट होगी या इनकी सबसे बड़ी भूल? इस एपिसोड में हेनरी के हेलुसिनेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। उसकी ट्रेजेक्टरी सीधा बॉयड की वाइफ की तरफ ही जा रही है। जैसे ही उसका दिमाग खराब हुआ था और वो सबको मारने लग गई थी, हेनरी भी शायद एंड में यही करेगा। तो ये तो क्लियर है कि सीजन 4 के एंड होते होते हेनरी कुछ ना कुछ बसड़ करने वाला है, और हेनरी इस सीजन के एंड तक सरवाइव कर पाएगा, इस बात की भी काफी कम पॉसिबिलिटी है। सीजन 4 में अब तक के सभी पीसेज मिलकर एक बहुत ही टेंस पिक्चर बना रहे हैं, और अब तो सिर्फ 2 एपिसोड बाकी है, तो देखते हैं इसकी एंडिंग कैसी होती है।
इनको लास्ट सीजन की तरह इस सीजन में भी किसी को मारना था, तो इन्होंने सोचा कि एल्जिन वैसे भी फालतू है, इस सीजन में उसने कुछ खास किया नहीं तो इसे ही मार देते हैं। मतलब भाई इसने सोफिया की फोटो देखने के बाद सीधा उसी के पास चला गया अपना शक दूर करने, और फाइनली इनको उन बच्चों की बोन्स भी मिल चुकी है और उनके थ्रू ये इस टाउन से बाहर तो निकलने वाले हैं नहीं, बल्कि इनकी मुसीबतें और भी कई गुना बढ़ने वाली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। एक और वीक इंतजार करने के बाद हमें फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 9 देखने को मिल गया है। इस एपिसोड में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है जो कि पहले वाले एपिसोड में होता हुआ आया है। ओनली लास्ट की 10 से 15 मिनट ही इम्पोर्टेंट थी। तो अब इस एपिसोड के कुछ हिडन डिटेल्स और स्टोरी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इसका हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये देखने के बाद आपको कोई और एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही तबीता बॉयड को मैनिनिएलो के साथ हुई एनकाउंटर के बारे में सब बता देती है। वो बता देती है कि वो हमारे बीच में ही घूम रहा है, उसने ईथन की पेंटिंग भी चुराई थी। मतलब उसे ना तो तालिस्मान से कुछ फर्क पड़ता है और ना ही दिन में बाहर आने से। ये सुनकर अपना बॉयड थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब तक तो ये सब लोग तालिस्मान के भरोसे बैठे थे और इन्हें ये भी पता था कि कम से कम दिन में तो ये 100% सेफ है क्योंकि दिन में वो मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आते। पर अब चीजें बदल चुकी है, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक दरिंदा खुलेआम घूम रहा है इनके बीच में ही। इनकी इसी बातचीत के बीच में जेड भी वहाँ आ जाता है और बॉयड उन टनल्स में जाने वाले प्लान को हरी झंडी दे देता है फाइनली। मैनिनिएलो भी तबीता से हुई मीटिंग के बाद वापस अपना जेंडर चेंज करके टाउन में आ जाता है। वो सीधा क्लेरा के पास जाता है जिसे हम अब तक एक एनपीसी समझ रहे थे, उसका काफी इंपोर्टेंट रोल रहा इस एपिसोड में। वो क्लेरा को कहता है कि अब उनकी उस डील को पूरा करने का टाइम आ गया है। पहले तो मैंने सोचा था कि यार मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि इनकी कभी कोई डील हुई थी, पर ये शो है ही इतना स्लो कि हो सकता है कि मैंने शायद कुछ मिस कर दिया हो। पर जब मैंने गूगल किया तो पता चला कि ऑन स्क्रीन तो इनकी कोई भी डील नहीं हुई है आज तक, यानी कि ऑफ स्क्रीन ही शायद मैनिनिएलो ने कभी क्लेरा को बचाया होगा और उसके बदले में ही इनकी कुछ डील हुई होगी। मैनिनिएलो क्लेरा को अपनी आंखों में देखने को बोलता है और तभी उसकी आंखें पूरी तरह से डार्क हो जाती है जिससे क्लेरा समझ जाती है कि ये कौन है। सोफिया क्लेरा को अपना ब्लड फातिमा को पिलाने के लिए बोलती है, पर उसने यहाँ सीधा अपना ब्लड नहीं दिया उसने खुद का और क्लेरा का हाथ काटा और फिर उसने उसका हाथ पकड़ा जिससे कि शायद इसके ब्लड में जो भी था वो क्लेरा के ब्लड में भी ट्रांसफॉर्म हो गया। बाद में क्लेरा अपने ब्लड की कुछ बूंदे बोतल में डालकर फातिमा को पिला देती है ये बोलकर कि ये कुछ जड़ी बूटियां है, और इसे पीने के बाद ही रात में फातिमा के पेट में भी दर्द होने लगता है। ये शायद फातिमा की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको फास्ट करने के लिए था, और ये भी पॉसिबल है कि फातिमा नेक्स्ट एपिसोड में ही मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाए क्योंकि हमें लास्ट एपिसोड में बताया गया था कि जितनी कम हार्ट रेट और बीपी फातिमा की है उसका जिंदा रहना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। क्रिस्टी फातिमा की इस कंडीशन के बारे में बॉयड से भी डिस्कस करती है, पर बॉयड के पास और भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं करने को, इसलिए वो फातिमा वाले मैटर को अभी के लिए पोस्टपोन कर देता है। इस एपिसोड में वापस वो बात भी प्रूफ हो जाती है कि इस जगह को किसी रिचुअल के थ्रू ही बनाया गया था। सोफिया खुद ये बात रिवील करती है क्लेरा के सामने, यानी कि ये जगह ना तो कोई ड्रीम है और ना ही कोई एडवांस साइफाई एक्सपेरिमेंट है। इस टाउन में जो भी हो रहा है वो सब सुपरनेचुरल की कैटेगरी में आता है। इस टाउन के ओरिजिनल लोग जो कि अब रात के शिकारी बन के घूमते हैं, इन्होंने ही किसी एंटिटी के साथ कुछ डील की होगी जिससे कि इनको अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करने के बदले में इमोर्टलिटी मिल गई। पर यहाँ दिक्कत ये है कि एक दो लोगों का तो फिर भी समझ आता है, पर पूरा का पूरा टाउन कैसे एग्री कर सकता है अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करने के लिए। तो यहाँ जरूर इनको उसी एंटिटी ने किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया होगा, और उस रिचुअल के पूरा होने के बाद ही ये टाउन मेन अर्थ से डिस्कनेक्ट होकर एक तरह से एक पॉकेट डायमेंशन में बदल चुका है। तबीता जूली और ईथन को भी मैनिनिएलो के बारे में बताती है। जूली को अब भी तबीता और जेड के रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी पर विश्वास नहीं है। जूली अपनी स्टोरी वॉकिंग वाली बात भी बताती है कि उसने मैनिनिएलो को देखा था, वो किसी को खा रहा था, पर यहाँ तबीता भी उसकी स्टोरी वॉकिंग वाली चीज को ऐसे इग्नोर कर देती है। भाई यहाँ कोई भी एक दूसरे को सीरियसली क्यों नहीं लेता। मैं इस पूरे एपिसोड में इंतजार कर रहा था कि जूली कुछ तो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगी इस सीजन में, या फिर एटलीस्ट हमें सीजन 3 के एंड में जो जेड वाला सीक्वेंस देखने को मिला था वो वाला पार्ट तो देखने को मिलेगा ही जूली के पर्सपेक्टिव से। जब जूली ने अपने बाल काटे थे मैं तभी से वेट कर रहा था कि हमें वो सीक्वेंस कब देखने को मिलेगा, पर ऐसा करते करते ऑलमोस्ट पूरा सीजन खत्म हो गया है। अब सिर्फ एक एपिसोड बचा है, तो अब तो हमें वो सीक्वेंस सीधा सीजन 5 में ही देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें एल्जिन के साथ साथ हेनरी की भी डेथ देखने को मिल सकती है। हेनरी इस एपिसोड में बताता है कि उसका एंकर विक्टर ही है, इसलिए वो विक्टर को मारने की कोशिश करेगा जैसे कि बॉयड की वाइफ ने किया था। बॉयड की वाइफ भी इन सबको एक ड्रीम समझ रही थी और हेनरी भी उसी रास्ते पर है, पर विक्टर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसलिए वो सीजन 5 में भी अपीयर होगा, तो इस सीजन तो नहीं मरने वाला वो। पर हेनरी का आर्क ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है, इसलिए उसका मरना सेंस भी बनाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या लगता है कि हेनरी मरेगा? विक्टर को भी वापस एक व्हाइट बॉय दिखता है अगेन। ये जब लास्ट टाइम दिखा था उससे थोड़ा अलग लग रहा था। व्हाइट बॉय विक्टर को बताता है कि वो बोतल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे उखाड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, और विक्टर बॉयड के पास जाकर उसे समझाने का ट्राई भी करता है, पर बॉयड उसके हाथ बांधकर पटक देता है साइड में कि चल बेटा साइड चल, अभी बहुत काम है। बॉयड किसी को भी बीच में नहीं आने दे रहा। अभी वो बेचैन है कि एक दरिंदा घूम रहा है
उनके बीच में जिसे वो ना तो जानता है, ना उसको पहचानता है, और ना ही उसके अगेंस्ट उसके पास कोई ऐसा काउंटर है जिससे कि वो उसे रोक सके। इसलिए वो उसके पास जो भी प्लान है उसे जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तो एक बुरी एंटिटी मैन इन येलो और एक अच्छी एंटिटी ये व्हाइट बॉय, दोनों ने एक एक खतरे की चेतावनी दी है, और ये टाउन वाले वही दोनों चीजें करने वाले हैं। ये उन बच्चों की बोन्स को भी निकाल रहे हैं और उस बोतल ट्री को भी उखाड़ने वाले हैं। तो कुछ तो बहुत बुरा अनलीश होने वाला है, पर ये लोग उसको सीजन 5 तक खींचेंगे ही, इसलिए वापस हमें 1 साल और वेट करना पड़ेगा। अभी तो रात में सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं नेक्स्ट दिन के मिशन के लिए, तभी सोफिया वहाँ जाती है उनके काम के बीच में टांग अड़ाने के लिए। सोफिया उनकी हेल्प करने का नाटक करके वो जो रोप बना रहे थे जेड और तबिता को बाहर खींचने के लिए, उसके ऊपर चाकू से कट लगा देती है, ताकि जब वे उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तब ये रस्सी टूट जाएगी और वो वहीं पर फंस जाएंगे। पर इस टाइम तक सोफिया को पता नहीं था कि टनल्स में जेड और तबिता जाने वाले हैं। जब क्लेरा उसे बताती है तो वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसका जो भी प्लान है उसके लिए तबिता और जेड का जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में सोफिया उनको बचाने के लिए कुछ करते हुए भी दिख सकती है। बाद में जब सोफिया और क्लेयर डाइनर में होती है तभी अंदर से एल्जिन आता अपनी डिटेक्टिव वाली स्किल्स का शो अप करने। वो डाइनर में से एक पुरानी फोटो लाता है जिसमें सोफिया भी होती है। एल्जिन बताता है सोफिया को कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है, तो सोफिया बोलते है कि हाँ ये तो मैं ही हूँ। फिर एल्जिन बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद मैन इन येलो उसको बताता है कि वो उन्हीं का रूप ले सकता है जो इस टाउन में मर चुके हैं, और उसके बाद वो क्लेरा को दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है। वैसे तो हर कोई अपनी की हुई डिस्कवरी को लेकर सीधा बॉयड के पास जाता था, पर यहाँ एल्जिन अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देता है सोफिया के पास जाकर। इतना बेवकूफ तो नहीं था यार, ये पता नहीं क्या सोच रहा था ये। अब इसके बाद जेड और तबिता भी रेडी हो जाते हैं उन टनल्स में जाने के लिए। जेड एक काम चलाओ रेडियो का सेटअप करता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके मोर्स कोड के थ्रू। तो इनकी एक टीम जिसमें तबिता और जेड है वो दोनों टनल्स में एंटर कर जाते हैं, और वहीं इनकी दूसरी पेड़ उखाड़ने वाली टीम भी अपने लोकेशन पर पहुंच जाती है। जेड और तबिता उन बच्चों की बोन्स वाली जगह पर एंटर कर जाता है और उसको अंदर से सील करके अंदर एक तालिस्मान भी लगा देता है। और यार ये एक बड़ी सी पॉलीथीन लगाकर उसे टेप से चिपकाकर सील करता है इस जगह की एंट्री को। अब मैं क्या ही बोलूं यार, मुझे तो ये सीन देखकर हंसी आ रही थी, मतलब थोड़ा तो एप्पल डालते यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों खुदाई करना शुरू कर देता है और उसके कुछ देर बाद ही एक बड़ा दरवाजा टाइप का कुछ मिल जाता है जिसके नीचे उन बच्चों की बोन्स को दबाया गया था। पर इनके इसी शोर शराबे की वजह से मॉन्स्टर की भी नींद खराब आ जाती है और वो आ जाते हैं चेक करने की चल क्या रहा है। जेड और तबिता उस दरवाजे को उन बोन्स के ऊपर से हटाते हैं और अंदर सच में बोन्स होती है। मुझे लगा था कि ये बोन्स एक सिंबल की तरह है और थोड़ी बहुत ही होगी, पर यहाँ तो किलो के हिसाब से माल पड़ा है। इतनी सारी बोन्स को तो इन्हें किसी कट्टे में डालकर ले जाना पड़ेगा, छोटे मोटे बैग से तो काम नहीं चलने वाला। और वहीं दूसरी ओर मॉन्स्टर भी आ चुके थे और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार अब इसका ओनली एक एपिसोड बचा है, देखते हैं कि उसमें क्या देखने को मिलता है। पर उससे पहले हम कुछ थ्योरीज के बारे में तो डिस्कशन कर सकते हैं जो कि हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 10 से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट करके बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, और अपनी थ्योरीज और डाउट्स को कमेंट में मेंशन करना मत भूलना। एल्जिन मर चुका है, मेरियल भी मर चुकी है, सारे तालिस्मान जा चुके हैं, फातिमा मॉन्स्टर बन गई, पर हमारे हीरोज के पास अभी भी उन बच्चों की बोन्स है, तो चांस है कि शायद अभी भी ये वापस घर जा सकते हैं। फ्रॉम का सीजन 4 एंड हो चुका है, पर इसके फिनाले कुछ भी एंडिंग जैसा फील नहीं हुआ। पहले देखते हैं कि इस सीजन में हुआ क्या ये इस जगह को समझ पाए? नहीं। क्या ये यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ पाए? नहीं। क्या ये मैन इन येलो की आइडेंटिटी पता कर पाए? नहीं। क्या जेड और तबिता की यादें पूरी तरह से वापस आई? ये भी नहीं। इस पूरे सीजन में जवाब तो कुछ खास मिले नहीं, बल्कि 100-200 सवाल और मिल गए, और टाउन की सिचुएशन भी पहले से काफी बदतर हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। फ्रॉम का सीजन 4 फाइनली अपने एपिसोड 10 के साथ एंड हो चुका है, और हमें नेक्स्ट सीजन जो कि इसका फाइनल सीजन भी होने वाला है उसके लिए वापस 1-2 साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सीजन 5 की फिल्मिंग भी इस साल के एंड तक स्टार्ट होगी। तो इसकी शूटिंग कंप्लीट होने से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक 1-1.5 साल तो लगेगा ही, ज्यादा भी लग सकता है। ये तो मेकर्स पर डिपेंड करता है। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एपिसोड 10 के बारे में, पूरा डिस्कशन प्लस कुछ डिटेल्स के बारे में भी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लेना। यार मेरा टारगेट है 31 जुलाई तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो क्या आप हेल्प करोगे मेरा ये ड्रीम अचीव करने में? आप बस सपोर्ट करते रहो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करता रहूंगा। तो आई होप आप समझोगे। अब शुरू करते हैं मेन वीडियो से। ये एपिसोड स्टार्ट होता है उसी जगह से जहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हुआ था। जेड और तबिता अंदर केव में फंसे हुए थे, उन्हें उन बच्चों की बोन्स मिल चुकी थी। ये वही चिल्ड्रंस है जिनके सेक्रीफाइस की बात इस पूरे सीजन में की गई थी। मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके थे, पर तालिस्मान की वजह से वो अंदर नहीं आ रहे। तबिता और जेड भी उन बच्चों की बोन्स को भरने लगते हैं अपने बैग्स में, और जेड तबिता को ये भी बताता है कि बोन्स उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। उसने तो बस ये ऐसे ही झूठ बोला था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो बॉयड उनको यहाँ आने ही नहीं देता। बाद में जेड और तबिता बोन्स को अपने अपने बैग में भर लेते हैं और रेडियो के थ्रू बॉयड को सिग्नल भी दे देते हैं। फिर बॉयड की टीम बोतल ट्री को
उखाड़ देती है और इसको उखाड़ने के बाद अपना काउबॉय भी अंदर एंटर कर जाता है। पर उस बोतल ट्री को उखाड़ने के बाद अंदर लाइट आ रही होती है और मॉन्स्टर्स उस लाइट में नहीं जा पा रहे थे, इसलिए जेड और तेबिता कुछ देर के लिए सेफ होते हैं। बॉयड भी अंदर लेडर फेंक देता है, पर क्योंकि लास्ट एपिसोड में सोफिया ने लेडर को आधा काट दिया था, तो जैसे ही तेबिता थोड़ा बहुत ऊपर जाती है वो उससे भी ज्यादा फास्ट वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि वो लेडर टूट जाता है। और ये लोग लेडर के थ्रू भागने वाले प्लान को कैंसिल कर देते हैं, पता ही नहीं क्यों। भाई मैं होता तो इस टूटे हुए लेडर से भी चढ़ जाता, एक साइड से तो टूटा हुआ था, थोड़ी बहुत कोशिश करते तो साइड चढ़ सकते थे। पर अभी तक ये लोग सेफ थे, क्योंकि इस केव में लाइट आ रही थी और मॉन्स्टर्स उस लाइट में नहीं जा पा रहे थे। तभी फ्रोमविल एक और कांड करता है और यहाँ अचानक भरी दोपहर में रात हो जाती है। रात होते ही मॉन्स्टर्स भी आने लग जाते हैं और बॉयड वाली टीम वहाँ से भाग जाती है। जेड और तेबिता अंदर ही फंसे रह जाते हैं। एक मॉन्स्टर्स उनकी ओर भागने लगता है, पर तभी अर्थक्वेक आ जाता है और पत्थर उन मॉन्स्टर्स पर गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेड और तेबिता वहाँ से भाग जाते हैं और एंड में एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक केस थी और जहाँ से वो आए थे वहाँ पर पत्थर गिरने की वजह से वो रास्ता भी बंद हो जाता है। इसी अर्थक्वेक की वजह से क्लिनिक का तालिस्मान भी गिर जाता है और स्माइली अंदर आ जाता है, पर वहाँ पर वो मरियल को मार देता है। यहाँ पर स्माइली फातिमा को मदर भी बोलता है। यहाँ फातिमा भी मॉन्स्टर्स की तरह चिल्लाती है, जिसके बाद स्माइली इंटरेस्टिंग बोलकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फातिमा और स्माइली के बीच कुछ तो कम्युनिकेशन हुआ होगा शायद, जिसकी वजह से स्माइली यहाँ से चला जाता है। पर क्या फायदा, मेरियल तो मर जाती है। जब क्रिस्टी और ये बॉयड का लौंडा यहाँ पर आ रहे थे तभी स्माइली क्लिनिक से बाहर जा रहा था। भाई मुझे ये सीन काफी फनी लगा था। जब क्रिस्टी अंदर जाकर देखती है तो मेरियल का काम तमाम हो चुका था तब तक। बाद में एक रेड लाइटनिंग उस बोतल ट्री वाली जगह से निकलकर आसमान में स्ट्राइक करती है और पूरे आसमान में रेड लाइटनिंग चमकने लगती है। सोफिया भी एल्जिन के साथ कुछ डील करने की कोशिश कर रही थी, पर इन द एंड एल्जिन मना कर देता है और सोफिया उसे मार देती है। भाई इस पूरे एपिसोड का असली मर्द तो एल्जिन निकला। भाई स्टूपिड था पर गद्दार नहीं। अगर वो चाहता तो ये डील एक्सेप्ट करके जिंदा रह सकता था, पर उसने मरना चूज किया धोखा देने के बदले। अगर क्लेरा में इसकी आधी भी हिम्मत होती तो अब तक मैनी येलो के बारे में सबको पता चल चुका होता। सोफिया एल्जिन का काम डर के वहाँ से चली जाती है और वापस दिन भी हो जाता है। जेड भी रेडियो के थ्रू बॉयड को सिग्नल देता है कि वो जिंदा है और बॉयड फातिमा और इसका नाम भूल गया यार में, ये तीनों जाते हैं उनको बचाने। ये लास्ट में जेड और तेबिता तक पहुंच भी जाते हैं और उनको वहाँ से बाहर निकाल भी लेते हैं। पर तभी वहाँ मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और यहाँ हमें फाइनली देखने को मिलता है फातिमा का ट्रांसफॉर्मेशन। फातिमा भी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और बॉयड, जेड, तेबिता वहाँ से निकल जाते हैं। मैं पहले से बोल रहा था कि फातिमा मॉन्स्टर बनेंगी और वो बनी भी गई। यार जब मैंने ये सीरीज देखना स्टार्ट किया था तब फातिमा कितनी जॉयफुल और पॉजिटिव कैरेक्टर लगती थी, पर अब वो कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है। अब तक कितनी कितनी बुरी चीजें हो चुकी है उसके साथ है। उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया और फाइनली वो खुद एक मॉन्स्टर बन चुकी है, पर उसकी कॉन्सियसनेस अभी भी शायद इंसानों वाली है और सीजन 5 में वो उनकी हेल्प करती हुई नजर आ सकती है। वहीं साथ ही साथ सोफिया भी सभी घरों से तालिस्मान चोरी कर लेती है और एपिसोड के एंड में हम उसे सभी तालिस्मान को एक ट्री के अंदर फेंकते हुए देखते हैं। ये वही फार अवे ट्री है जो किसी को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देता है। तो इस बात की यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि तालिस्मान भी पूरे टाउन में कहीं कहीं पर बिखर गए होंगे, कहीं जंगल में, कहीं किसी घर के आसपास, पता नहीं, सब जगह बिखर गए होंगे। और यार यहाँ पर सोफिया और ये व्हाइट बॉय यहाँ आपस में कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये लोग जैसे कोई गेम खेल रहे हो। व्हाइट बॉय सोफिया को बोलता है कि इनके पास अब बोन्स है, पर सोफिया बोलते हैं कि इन्होंने बोतल ट्री को गिरा भी दिया है, कि यार ये व्हाइट बॉय कहीं डबल एजेंट का काम तो नहीं कर रहा। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉय इन व्हाइट ने विक्टर को चेतावनी दी थी कि उस बोतल ट्री को नहीं तोड़ना चाहिए, पर लास्ट सीन में उस बोतल ट्री को टूटने के बाद भी अभी भी व्हाइट बॉय को लग रहा है कि शायद वो जीत सकते हैं। और इनकी इसी इंटरेक्शन के साथ एपिसोड एंड हो जाता है, पर इसकी एंडिंग में कुछ भी एंडिंग जैसा नहीं लगा मुझे। ये भी और बाकी एपिसोड की तरह ही एवरेज लगा मुझे। तो शायद सीजन 5 के लिए बचा रहे ये लोग सब कुछ, पर मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि सीरीज का सीजन 5 को ये अच्छे से ऐड नहीं कर पाएंगे जैसे द बॉयज के साथ हुआ था। ये था इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन, पर अभी भी इस एपिसोड के बारे में बात करने को काफी कुछ है। मैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको कैसा लगा ये एपिसोड और आपका क्या सोचना है सीजन 5 को लेकर कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।